जय हिंद जय हिंद जय हिंद एवरीवन, जय हिंद सभी को। कैसे हैं सभी? ऑल आर गुड, ऑल आर फन। कैमरामैन जल्दी फोकस करो। चलो, पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? अच्छा था यार, मैंने उसका बड़ा प्यारा कमेंट देखा। एक्चुअली ऐप में उसने कमेंट किया है, देखता हूँ। प्रणाम भाई, प्रणाम, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग। बलराम कुमार करके हैं, एक बलराम कुमार करके हैं सर। आप इंट्रोडक्शन क्लास में कहा था कि डीपीपीज नोट्स को सॉल्व रिवीजन कर बताएंगे सर। कुछ कहते हैं करते हैं, और तो और डेली का क्लास लेट होता है, इस कारण हम सबका टाइम बर्बाद होता है। के इंतजार में बैठे रहते हैं। बलराम है, बलराम कुमार। मेरे भाई बलराम, अगर टाइम की कीमत तुम्हें पता होती तो 11वीं 12वीं ढंग से पढ़ के आ रहे होते और क्लास में मेरे क्वेश्चंस का आंसर दे रहे होते और कहानी खत्म ना होती। पहली बात का जवाब। दूसरी बात का जवाब, क्लास डेली होती है, टाइम पर होती है, अपने मोबाइल को और घड़ी को सही कर लो। तीसरी बात सर, आप अच्छा डीपीपी नोट्स, नोट्स क्या होता है मुझे पहले ये बताओ। फॉर द मीनिंग ऑफ नोट्स, द मीनिंग ऑफ डीपीपी। आपसे बोला हूँ लगातार आपको डीपीपीज मिली हैं और 3 तारीख का फिर से डीपीपी मिलेंगी। बोला था बलराम कुमार, जितनी डीपीपी दी हैं मैंने आपको, क्या आपने सभी सॉल्व कर ली? और टाइम वेस्ट होने की बात तुम मत किया करो। मुझे कभी भी तुम मेरी क्लास में देखे नहीं हो, पहली बात। मान लेता हूँ तुम के ऑफलाइन मोड पर पढ़ते होगे, मतलब लाइव नहीं पढ़ते होगे, रिकॉर्डेड फॉर्मेट में पढ़ते होगे। हम तो क्लास तो लाइव भी दे रहे हैं। तुम कल ये भी कहोगे कि सर आप तब रिकॉर्डेड दीजिए। कोई बात का, किसी भी बात का कोई सेंस नहीं है। बलराम पढ़ाई करो, क्लासेस बच्चे एक बार बताना क्लासेस रेगुलर होती हैं कि नहीं होती हैं? हाँ, कल मेरी क्लास नहीं हुई, मैं आपको बता चुका था। एक्चुअली मुझे स्टोन का पेन था, तो मैंने कल क्लास नहीं ली। और किसी को कोई प्रॉब्लम है? रुंजय कुमार, बेटा ऑलरेडी क्लास अपडेट हो जाता है, उसमें आंखों से देख लिया करो। उसमें लिखा रहता है, उसमें लिखा था कि मतलब लिखा था कि उसमें क्लास नहीं होगी ड्यू टू हेल्थ हेल्थ इश्यू, ऐसे करके लिखा था। ठीक है? तो जब चीजें आपको कंटेंट अच्छा मिलता है ना, उसके बावजूद भी ये काम करते हो ना आप, तब भेजा खराब होता है। ठीक है? चलो, चलो स्टार्ट करते हैं। हम वर्क पावर एनर्जी के 3 लेक्चर को कवर कर चुके थे। ठीक है? और आज के अपने इस प्यारे से सेशन में, आज अपने इस प्यारे से सेशन में, आज इस प्यारे से सेशन में बेटा हम लोग वर्क पावर एनर्जी के 4th लेक्चर पर डिस्कस करने जा रहे हैं। ऑलमोस्ट आज अपने सेशन को मैं खत्म कर दूंगा। वर्क पावर एनर्जी के सेशन को, मतलब वर्क पावर एनर्जी आज हम फिनिश ऑलमोस्ट कर लेंगे। बचेगा तो थोड़ा सा बचेगा। क्लियर? ध्यान से मेरी बातों को सुनते जाना, ध्यान से सुनना बेटा, और चीजों को समझते जाना।
आज का जो हमारा सेशन है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। क्यों? क्योंकि इस सेशन से एयरफोर्स ने, आईसीजी ने, नेवी ने कितने साल लगातार क्वेश्चंस नहीं पूछे हैं। मैं बच्चों वो क्वेश्चन भी आपके सामने लेके आया हूं जो आपके एग्जाम ने पूछे हैं, राइट। तो आज का बेसिकली हमारा जो टॉपिक है वो स्प्रिंग पर बेस्ड है। अब सबके घर में आपके पास स्प्रिंग तो होंगी, कि मेरे पास स्प्रिंग यहाँ अवेलेबल नहीं है, बट मैं विदाउट स्प्रिंग भी आपको फील दिला सकता हूँ चीजों के साथ। तो ध्यान से चीजों को समझते जाना, ठीक है। देखो मेरे पास कोई स्प्रिंग है, ऐसे सोचो, देखो ये रही मेरे पास स्प्रिंग, ध्यान से देखना, ये मेरे पास स्प्रिंग है, आराम से मस्त रखी हुई, कोई टेंशन नहीं है। अब मैंने क्या किया, इस स्प्रिंग को खींचा। जब इस स्प्रिंग को खींचा, उसमें कौन सी एनर्जी स्टोर हुई खींचने पर, या फिर मैंने इस स्प्रिंग को दबाया, कंप्रेस। देखो कंप्रेस्ड माने क्या होता है बेटा, संकुचन, दबाना, संकुचित, ठीक है। तो कंप्रेस्ड माने क्या बेटा, संकुचित करना, है ना। स्ट्रेच माने बेटा क्या है, खींचना। चाहे मैं स्प्रिंग को खींचूं और चाहे स्प्रिंग को मैं कंप्रेस करूं, जो एनर्जी उसमें स्टोर होती है बेटा, वो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है, स्थितिज ऊर्जा, स्थित ऊर्जा उसके अंदर स्टोर होती है। कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल, मतलब हिंदी में स्थितिज ऊर्जा। तो पहली बात, चाहे तो आप स्प्रिंग को खींचो और या फिर कंप्रेस करो, स्प्रिंग के अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर होगी, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। दोबारा से बोल रहा हूं, चाहे स्प्रिंग को खींचो या स्प्रिंग को दबाओ, जो मतलब कंप्रेस करो वही दबाना, स्प्रिंग के अंदर जो एनर्जी स्टोर हो रही है वो कौन सी है, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो पहली बात मैं यहां पर लिख रहा हूं, ऑन स्ट्रेचिंग, खींचने पर, एंड कंप्रेशन, दबाने पर, कंप्रेशन, एनर्जी स्टोर्ड on stretching and compression, energy stored, that is potential energy। हिंदी वालों के लिए, स्प्रिंग को खींचने पर या दबाने पर उसमें ऊर्जा स्टोर होती है और उसी ऊर्जा को बेटा कहा जाता है पोटेंशियल एनर्जी, और उसको हिंदी में कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। अब सवाल आता है कि सर ये पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है उस स्प्रिंग के अंदर, खींचने पर या दबाने पर। समझ रहे हो मेरी बात, वो एनर्जी होती कितनी है। प्यारे बच्चों, वर्क एनर्जी के थर्ड लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था कि पोटेंशियल एनर्जी नाम की टर्म हमारी फिजिक्स में एग्जिस्ट नहीं करती है। हमारी फिजिक्स में जो टर्म हम जो पढ़ाई करते हैं वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के कारण, उसके कॉज मैंने आपको सब कुछ बताया था। अब आप समझ रहे होंगे, अगर मैं आपसे पोटेंशियल एनर्जी इन द स्प्रिंग बोल रहा हूं, इसका मतलब इनिशियल पोजीशन पर मैंने पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू को 0 माना होगा, तो हाँ के ना, माना होगा, तब हम निकाल तो बेसिकली चेंज ही रहे ना, बस बोल के आ रहा हूं पोटेंशियल एनर्जी। तो बेटा जो स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होती है उसको कहते हैं हाफ के एक्स स्क्वायर। अभी के क्या है, एक्स क्या है, सब सीखेंगे, पहले इस फॉर्मूले को बस दिमाग में देख लो, है ना। इस पोटेंशियल एनर्जी को यू से डिनोट करते हैं, दैट इज हाफ के एक्स स्क्वायर। अगला सवाल ध्यान से देखते जाना, ध्यान से। ये क्या है सर, याद करो एसएचएम मैंने आपको पढ़ाया था, सिंपल हार्मोनिक मोशन, याद है आपको क्या बताया था कि ये क्या बताया था बेटा, स्प्रिंग कांस्टेंट यानी स्प्रिंग नियतांक, याद है, या फोर्स कांस्टेंट बल नियतांक।
आपको याद आ गया होगा अब, बोलो हाँ के ना। बताया था कि नहीं बताया था एसएचएम वाले में जब स्प्रिंग पढ़ा रहा था, हमने एक मैराथन ली थी उसकी। स्प्रिंग नियतांक या फिर बल नियतांक, फोर्स कांस्टेंट, बोल दो, ये होता है। एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। ये अभी थोड़ी देर में ये वाली बात आपको समझ में आएगी। एक्स क्या है बेटा, डिस्प्लेसमेंट है। अभी आप इतना समझिए बस, विस्थापन है, क्योंकि अभी इस बात को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। विस्थापन है। अच्छा एक सवाल और है, बताइए, ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, बताइए बेटा, अ, ये जो पोटेंशियल एनर्जी है स्प्रिंग के अंदर, ये पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव? नेवी का पूछा गया सवाल, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। ये पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव बेटा? तो स्प्रिंग के अंदर ये पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव बेटा, बताओ। बताओ, ये स्प्रिंग जो वैल्यू है इस पोटेंशियल एनर्जी की स्प्रिंग में, ये पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव, बताओ फास्ट। कोई कह रहा है पॉजिटिव तो कोई कह रहा है नेगेटिव, कोई कह रहा है तो पॉजिटिव और कोई कह रहा है नेगेटिव, ये हालत है। बलवीर कुमार, जवाब दीजिए बेटा, मत को बचाइए, पता लगेगा ना तुमने अपना कितना 11 12th में समय बचाया है। कोई कह रहा है नेगेटिव, कोई कह रहा है पॉजिटिव, एक कह रहा है कि दोनों के पॉजिटिव नेगेटिव। कंफ्यूज रहते हो मेरी बातों में कि सर कहीं रटके तो नहीं बैठे, तो मे और मे नॉट भी बोल देते हैं। चलो मैं बताता हूँ बेटा, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है स्प्रिंग द्वारा, ये बेसिकली पॉजिटिव होती है। ये क्या होती है, पॉजिटिव होती है, ठीक है। अब आगे बढ़ रहे हैं, और अभी ये भी सब कुछ समझेंगे, पॉजिटिव क्यों है, एक्स डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या, सब समझेंगे। अभी मैंने एक जनरल जानकारी आपको दी है, हल्की सी बस। अभी ये हल्की सी जानकारी दी है, जनरल जानकारी। देखो, बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी कई प्रकार की होती है। आपने 11th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा होगा, ग्रेविटेशनल। ग्रेविटेशन नाम के चैप्टर में एक कह रहा है नेगेटिव होगी, रुक जाओ थोड़ी देर, रुक जाओ रुक जाओ, नेगेटिव होगी पॉजिटिव सब बताऊंगा, रुक जाओ, रुक जाओ थोड़ी देर। एक आपने चैप्टर पढ़ा होगा प्यारे बच्चे 11th क्लास में, ग्रेविटेशन, और उस ग्रेविटेशन में आपने एक वर्ड पढ़ा होगा पोटेंशियल एनर्जी का, मैंने आपको नहीं पढ़ा है वो, 11th में पढ़ा होगा। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो एनर्जी है, सॉरी, पोटेंशियल एनर्जी कई प्रकार की है। एक पढ़ी होगी आपने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, गुरुत्व स्थिति ऊर्जा। अच्छा, एक आपने अभी पढ़ी है, अब देखो ध्यान से सुनना, जो स्प्रिंग को खींचने पर और दबाने पर जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही है, उसका नाम क्या है बेटा, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। समझे मेरी बात? बहुत, देखो इलास्टिसिटी क्या होती है, इलास्टिसिटी का मतलब जैसे इलास्टिसिटी का रबड़ है ना, रबड़ को हम खींचते हैं तो क्या है उसके अंदर इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी है, इलास्टिक वेवियर शो करती है, प्रत्यास्थ, खींचते तो खिंच जाती है, छोड़ते तो अपनी जगह पर वापस आ जाती है। इसलिए ये जो पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग के अंदर होती है वो कौन सी होती है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। बोलो हाँ के ना। इलास्टिक पोटेंशियल स्थितिक ना, प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है बेटा, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही है वो कौन सी पोटेंशियल एनर्जी होती है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग के अंदर, स्प्रिंग के अंदर, ठीक है, स्प्रिंग के अंदर ध्यान रखना। तो उसका नाम क्या है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो मैं काम करता हूं, यहां पे लिख देते हैं ना, दैट इज इलास्टिक। प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा, इलास्टिक का मतलब बेटा क्या होता है, प्रत्यास्थ। उम्मीद कर रहा हूं आप मेरी बात अब समझ पाए होंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं प्यारे बच्चों, बताइए
जो स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है, स्प्रिंग को खींचने पर या दबाने पर, स्ट्रेच करने पर या कंप्रेस करने पर, उस पोटेंशियल एनर्जी का नाम क्या है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक क्यों है? क्योंकि खींच रहे हैं। रबड़ को जिस तरीके से खींचते हैं तो उसके अंदर कौन सा वेवियर होता है? इलास्टिक वेवियर। उसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी खींचने पर, वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन मैं अगर पोटेंशियल एनर्जी बोल रहा हूं स्प्रिंग के अंदर, तो आपको अपने दिमाग में बात सेट हो जानी चाहिए कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी है स्प्रिंग के अंदर स्टोर होगी वो इलास्टिक होगी, मैं बोलूं या ना बोलूं। मेरा कहने का मतलब यह है। सूरज बेटा, पोटेंशियल एनर्जी बोलो हाँ के ना। इतनी बात है, आप समझ पाए कि नहीं ये बताइए फास्ट। बोलो बेटा। बताइए। क्लियर? क्लियर ना? ये नेगेटिव का लफड़ा बहुत है। चलो ये भी क्लियर कर देता हूं। देखो बेटा, जो नेगेटिव पढ़ के आए हैं ना, वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है। ध्यान रखना, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कैसी होती है? पॉजिटिव। दिमाग में सेट कर लेना। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है, दिमाग रखना है पॉजिटिव होगी। आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे अपने नए कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं और चीजों को बढ़िया तरीके से करते हैं। ध्यान से देखो, मैं जो ये फिगर आपके सामने है उसको ध्यान से देखते जाना। ये पहला वाला फिगर है, पहला। ये फिगर बोल रहा हूं इसको पहला। ये दूसरा फिगर है और ये तीसरा फिगर है। तीनों चीजों को ध्यान से देखते जाना। पहले फिगर को ध्यान से देखिए। आप देख रहे हैं हमने स्प्रिंग को, हमने क्या करा है? स्प्रिंग को एक छोर से दीवार में बांध दिया है भाई साहब, और स्प्रिंग आराम से मस्त। देखो ये ऐसा एग्जांपल है, ध्यान से देखना। ये कुछ इस तरीके का एग्जांपल है, मैं आपको समझा। तो देखना, ये रही स्प्रिंग और हमने क्या करा है? इस स्प्रिंग से एक एम मास का बक्सा लटका दिया है, ठीक है? और स्प्रिंग के एक छोर को दीवार में सेट कर दिया, ठीक है? क्या हुआ बेटा? अभी हम स्प्रिंग को नहीं खींच रहे हैं, आराम से स्टैटिक अवस्था में रुकी हुई है, कोई दिक्कत। अब हमने क्या करा बेटा? अब हमने क्या करा? अब आप देखेंगे इस कंडीशन में तो स्प्रिंग का जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है? जीरो। किस तरह? क्यों? क्योंकि स्प्रिंग ने कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं किया है, इसलिए हम क्या कह रहे हैं? जीरो है, नो डाउट। बोलो हाँ के ना? बोलो हाँ के ना? अभी स्प्रिंग ने कोई भी मोशन नहीं किया है, मतलब अभी हमने इसको ना तो खींचा है ना कंप्रेस किया है। तो अभी जो स्प्रिंग, यहां पर एक्स क्या हो जाएगा? जीरो। बेटा एक्स बराबर जीरो को, डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो प्यारे बच्चों आपको याद होगी मेरी बात मैंने क्या पढ़ाया था? जहां पार्टिकल रेस्ट में रहता है उसको मीन पोजीशन कहा जाता है, माध्य स्थिति। या फिर प्यारे बच्चों उसको इक्विलिब्रियम पोजीशन, साम्य अवस्था कहा जाता है, या फिर उस पोजीशन को न्यूट्रल पोजीशन कहा जाता है। आपको याद होगा। हाँ रवि, सही बात है। इसका मतलब समझ में आ गया? एक्स क्या है बेटा? जीरो। इस बात का मतलब क्या हो गया? ये जो पोजीशन है क्या कहलाती है बेटा? न्यूट्रल या मीन पोजीशन बोल दो, या फिर मीन पोजीशन, माध्य स्थिति। माध्य स्थिति, या फिर बेटा इसको साम्य स्थिति यानी इक्विलिब्रियम पोजीशन। बोलो हाँ के ना? क्लियर? प्यारे बच्चों, अब हम दूसरा एक फिगर बनाते हैं, ध्यान से देखते जाना। हमने दोबारा से इस स्प्रिंग को लिया, एम मास का बक्सा लटका हुआ था, वही सेम कहानी, ठीक। अब हमने क्या किया? इस स्प्रिंग को कुछ डिस्टेंस तक खींचा। मतलब अब हमने इस स्प्रिंग को तीन पोजीशन से कितना खींचा? खींचा इतना।
x1 डिस्प्लेसमेंट हमने इस स्प्रिंग को खींचा। पहली बात, डिस्प्लेसमेंट कहां से खींचा जाएगा, मतलब जो डिस्प्लेसमेंट होगा स्प्रिंग का हमेशा मीन पोजीशन से होगा। बोलो हाँ के ना। जो डिस्प्लेसमेंट था ये हमेशा कहां से होगा, फ्रॉम मीन पोजीशन। तो प्यारे बच्चों कहां से होगा, हमेशा फ्रॉम मीन, फ्रॉम माध्य स्थिति से, इन पोजीशन। बोलो हाँ के ना। क्लियर, इतनी बातें यहां तक क्लियर है। अब हम जब ने स्प्रिंग को हमने खींचा यहां तक, तो पोटेंशियल एनर्जी आई होगी, बिल्कुल आई होगी। खींचने पर जो पोटेंशियल एनर्जी आई है उसे हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कह रहे हैं। शुरुआत में खींचने पर इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी आई है x1 खींचने पर, तो मान लेता हूं u1। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक, कोई समस्या? बोलो हाँ के ना, बोलो हाँ के ना। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है बेटा, या फिर ये फिगर आपको और क्या समझा रहा है? तीसरी कंडीशन, ये मान लीजिए स्प्रिंग है वही, और m1 मास का बक्सा है, और ये इसकी मीन पोजीशन है माध्य स्थिति। अब इस बार तो हमने क्या किया था, स्ट्रेच किया था। क्या किया था? ऑन स्ट्रेचिंग, खींचने पर। इस बार क्या कर रहे हैं हम, दबा रहे हैं, कंप्रेशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? दबा रहे हैं। यानी क्या कर रहे हैं, इधर इधर x1 डिस्प्लेसमेंट किया, यानी कंप्रेशन कर रहे हैं दबाने पर, कंप्रेशन दबाने पर। तो इसमें भी पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी? क्या बात समझ में आ गई? तो वही बात है जो मैं तब से बोल रहा था कि खींचे या दबाएं, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा स्टोर्ड होगी स्प्रिंग के अंदर, और उस पोटेंशियल एनर्जी का नाम है स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। उम्मीद कर रहा हूं। आकाश सर थोड़ा स्पीड बढ़ाइए सर, बड़ा दिक्कत होती है मुझे ऐसे लोगों को, बहुत दिक्कत होती है, एकदम दिक्कत होती है। और आकाश बेटा, आकाश एक काम करना प्लीज, रिकॉर्डेड देखना। स्पीड का मतलब क्या, क्या चाहता है तू? तो छोड़ दूं ये सब, नहीं समझाऊं बढ़िया से? अगर तू इतना ज्ञानी है तो मत पढ़ना, रिकॉर्डेड देख लेना बेटा। लेकिन ये कौन, थोड़ा स्पीड बढ़ाइए सर, स्पीड बढ़ाइए सर, मतलब यहाँ रनिंग हो रही है क्या? क्यों भाई, क्या रनिंग हो रही है क्या? क्यों, क्यों भाई? समझ में नहीं आता। फिर जब पेपर में नंबर नहीं आता है तो फिर पता क्या होता है? जब पेपर में नंबर नहीं आता है, ये स्पीड वालों का ही नहीं आता। अरे चीजें सीख ले, स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी तेरी, स्पीड तेरी अपने आप बढ़ जाएगी। पहले चीजों को, सीखने वाली चीजों को तो सीख ना, हवा में उड़ा दें। फिजिक्स से जनाब नंबर नहीं आते एयरफोर्स में, यहां पढ़ाया नहीं सिखाया जाता है। सिलेबस 70% भी कर लेगा ना, तेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ढंग से कर लेगा बता रहा हूं। और 100% स्पीड के चक्कर में करके ना, तो सिलेक्शन भी नहीं होगा। नाम के लिए पर तूने पूरा सिलेबस किया, सिलेक्शन कुछ हुआ, 2 ही नंबर आए, क्या मतलब रहा? मेरे भाई ध्यान से, अभी हम आ रहे हैं, आईने से चीजों को सीख। अरे मूर्ख गधे, आईसीजी का सवाल है ये, इसलिए चर्चाएं कर रहा हूं। और देख सुन मूर्ख, तो दिखाता हूं, ये सवाल आए हुए हैं इस पर, देख ये सवाल है। और जब ये स्टेटमेंट नहीं समझ में आएगा ना, रोएगा क्वेश्चन के अंदर, पता क्या कहेगा? सर इस, सर थोड़ा, सर दोबारा बताइए, सर रिपीट करिए। ऐसे ही होता है तुम जैसे लोगों की हालत। फिर दिखा रहा हूं, ये न्यूमेरिकल ना हालत खराब कर देंगे। अभी थोड़ी देर में देखना तेरी हालत खराब बढ़िया तरीके से। और तेरा नाम क्या था? तुझे देखता हूं, उससे ही पूछूंगा इसका आंसर देना। रुक जा, आकाश। ना, आगे वाला सवाल तुझसे पूछूंगा, ये वाला ध्यान से रखना, तभी बात करेंगे तुझसे। रोएगा? चलिए आगे समझते हैं। आकाश, अभी सवाल कराऊंगा, उसका आंसर देना थोड़ी देर में, है ना? उससे पूछूंगा। तो गधा है एकदम, ठीक है, सिखा रहे हैं, भगा नहीं रहे। आगे बढ़ते हैं।
अब आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ी सी चीजों को मैंने बस अंडरस्टैंडेबल कराया आपको और कुछ नहीं, ताकि मैं बार बार एक चीज बोल रहा हूं बार बार कि डिस्प्लेसमेंट कहां से मापा जाएगा, मीन पोजीशन से। और ये सवाल देखना, सवाल घुमाएगा आपको, कैसे बताऊंगा आगे, तो दिमाग में रखना ये बात। डिस्प्लेसमेंट हमेशा कहां से मापा जाएगा, मीन पोजीशन से। सवाल की लैंग्वेज ना घुमा के हालत खराब कर देगी, और जब कंसेप्ट नहीं पढ़ के जाते तो रोना आता है फिर। चलो देखिए, हमारे पास एक स्प्रिंग है। फिर बेटा ध्यान से देखना, और इस स्प्रिंग में हमने क्या करा, एक एम मास का बक्सा लगा दिया और स्प्रिंग को किसी दीवार से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब हमने क्या करा, अब आपको थोड़ा, अब यहां बढ़ेगी आकाश स्पीड देख, क्यों, क्योंकि पढ़ा चुका हूं। ये हमने कुछ डिस्प्लेसमेंट इसको खींचा, इतना खींचा, कितना, एक्स। और अभी बताया था एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट कहां से मापा जाएगा, कहां से, मेजर फ्रॉम मीन पोजीशन, माध्य स्थिति से। क्लियर, ठीक। जब हमने स्प्रिंग को खींचा, आपने एक चीज देखी होगी, जब स्प्रिंग को हम खींचते हैं, स्प्रिंग के अंदर की तरफ भी फोर्स लगा रहा होता है। स्प्रिंग को बाहर में जाने दीजिए, रबड़ तो कभी खींची होगी, रबड़, तो रबड़ को खींचिए आप। तो अब रबड़ को खींचते हैं तो जैसे आप रबड़ को छोड़ते हैं, रबड़ वापस अपनी जगह पे पहुंच जाती है। इसका मतलब रबड़ के अंदर ही अंदर एक फोर्स लग रहा है, स्प्रिंग के अंदर ही अंदर एक फोर्स लग रहा है, जो उसको अपनी जगह पर ले जाना चाहता है। समझ रहे हो मेरी बात? मतलब एक अंदर ही अंदर फोर्स लगता है इसको वापस अपनी जगह पर लाने के लिए। एक अंदर ही अंदर फोर्स लगता है वापस इसको अपनी जगह पर लाने के लिए, और उस फोर्स को कहा जाता है रीस्टोरिंग फोर्स, प्रत्यानन बल। ये मेरी बात, प्रत्यानन बल। कहने का मतलब जो अंदर की तरफ जो फोर्स लगता है बेटा, फोर्स को कहते हैं रीस्टोरिंग, और हिंदी में से कहा जाता है प्रत्यानयन बल। प्रत्यानयन बल, ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है, प्रत्यानयन बल है, इसका काम क्या है, इसका काम क्या है, वापस से उस स्प्रिंग को अपनी जगह पर लाना जहां थी वो। अच्छा, तो रीस्टोरिंग फोर्स है बेटा, इसको डिनोट इस तरीके से भी लिख देते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स लिखने का तरीका इसको ये भी हो जाता है, या कई बार किताब में आप सिर्फ ऐसे करके देखोगे, है ना। अब आप ध्यान से देखिए, जब स्प्रिंग, रीस्टोरिंग फोर्स और एक्स के बीच में जो रिलेशन आप देख रहे होंगे, वो क्या है, एकदम एकदम क्या है, अपोजिट है। मतलब डिस्प्लेसमेंट इधर, रीस्टोरिंग फोर्स इधर। मतलब अगर मैं देखूं कि रीस्टोरिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि जब ये इधर लगेगा, जैसे मैं इसको इधर खींच रहा हूं तो अंदर की तरफ एक फोर्स लग रहा है, लेकिन साइन क्या आएगा, माइनस। माइनस सिर्फ क्या बता रहा है कि रीस्टोरिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट। यानी बोथ रीस्टोरिंग फोर्स, प्रत्यानयन बल, एंड डिस्प्लेसमेंट acts in opposite डायरेक्शन। तो माइनस सिर्फ क्या बताता है बेटा, माइनस सिर्फ क्या बताता है, माइनस सिर्फ क्या बताता है, माइनस ये बताता है कि जो रिस्टोरिंग फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट है, ये कैसे लग रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, ठीक है। बोलो हाँ के ना। और इसी लॉ को बेटा हुक्स लॉ कहा जाता है। क्लियर, समझ पा रहे हो बेटा मेरी बात? इसी को बेटा क्या कहा जाता है, इसी लॉ को हुक्स लॉ कहा जाता है, हुक का नियम कहा जाता है। और ये सवाल एयरफोर्स, नरेंद्र कुछ भी समझ में नहीं आ रहा सर, बात है, हर चीज हर किसी को आ जाए ऐसा। चलो बेटा, किया, लॉ को क्या कहते हैं, हुक्स लॉ कहते हैं।
यहां समझ में नहीं आ रहा है ना, जीवन तेरा फिर व्यर्थ है। हुक्स लॉ, हुक का नियम ध्यान रखना है, किस कौन सा लॉ है? हुक्स लॉ। अच्छा, कई बार कई बार बुक्स में क्या दे रखा होता है और बच्चा बड़ा कंफ्यूज हो जाता है, तो रिस्टोरिंग फोर्स है ना, इसकी जगह खाली एफ दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है। बात तो वही है ना, इसलिए समझ जाना, माइनस से समझ में आ जाएगा हम किस फोर्स की बात कर रहे हैं। क्यों क्यों पता है? बच्चे को प्रॉब्लम क्या होती है कि जब हम खींच रहे होते हैं ना, तो खींचने वाला जो फोर्स है, इसे एक्सटर्नल फोर्स या अप्लाइड फोर्स बोलते हैं। मैंने आपको पढ़ाया था, याद है आपको? आरोपित बल, एक्सटर्नल फोर्स या फिर आरोपित बल भी कहा जाता है, जो खींचते हैं वो, लेकिन अंदर की तरफ लगता है वो रिस्टोरिंग फोर्स होता है। ठीक है, क्लियर? अब यहां से जब हम इस जब अगर हम जब इस को थोड़ा सा आगे लेके जाएंगे, तो यहां हम देखेंगे तो रिस्टोरिंग फोर्स है, और जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन है यहाँ पर माइनस के एक्स आ जाएगा, और के आपके सामने आ गया बेटा, वही जो थोड़ी देर पहले पढ़ा रहा था, स्प्रिंग कांस्टेंट बार बार, स्प्रिंग नियतांक, या बेटा इसी को फोर्स कांस्टेंट भी कहते हैं। मैंने आपको शायद यहां पर ये बात समझाई है ना, के बारे में, है ना। अब यहां से देखिए, एक्स आपको पता लग गया कि डिस्प्लेसमेंट है, मापा कहां से जाएगा? मेजर्ड फ्रॉम मीन पोजीशन दिमाग में सेट कर लीजिए, एफ बराबर माइनस के एक्स। विशाल कह रहा है कि सर अल्फा क्या है? विशाल कमेंट कर रहा है कि सर ये अल्फा क्या है। विशाल पूछ रहा है सर ये अल्फा क्या है। विशाल, दुख होता है मुझे, कह रहा है कि अल्फा क्या है ये लोग कहते हैं कि स्पीड बढ़ाओ, कहानी सारी की सारी खत्म है, अल्फा बता रहा है इसे तो। बहुत बढ़िया, धन्य हो, धन्य हो प्रभु, आप क्या ही कहूँ, शब्द ही नहीं है मेरे बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हाँ भी, ठीक है। अब यहां से, अब बेटा देखो, अगर यहां से थोड़ा सा, अगर इस के की वैल्यू को देखना चाहोगे, तो यहां से अगर के की वैल्यू को देखना चाहोगे, ध्यान से देखना, के बराबर आपको क्या मिल गया? माइनस एफ अपॉन एक्स, फोर्स का न्यूटन, एक्स का मीटर, के का जो यूनिट होता है वो न्यूटन पर मीटर होता है। के का जो यूनिट है बेटा वो क्या है? न्यूटन पर मीटर है। के का जो यूनिट आ गया वो क्या आ गया? न्यूटन पर मीटर आ गया। और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बिम्मी सूत्र निकालोगे, एम एल टी माइनस टू अपॉन एल, एम एल जीरो माइनस टू, इसका डी एफ आ जाएगा, बिम्मी सूत्र आ जाएगा। कोई दिक्कत? मेरा सवाल आपसे कि बताइए कि किन किन बातों पर निर्भर करता है। आपको अगर याद हो तो मैंने ये बात सिखाई थी कहाँ पर? जब मैं आपको एसएचएम पढ़ा रहा था, और जब एसएचएम पढ़ा रहा था तो वहां एक एक चीज के बारे में बताई थी। के किस किस बात पर डिपेंड करता है? बताओ, लंबाई, स्प्रिंग लंबाई पर डिपेंड करता है, याद है आपको? मैंने रिलेशन बताया था कि के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर आपको याद हो तो ध्यान से देखते जाना। हाँ भैया आकाश, देखो, के, याद है आपको ये बात? हाँ या ना? पढ़ाया था एसएचएम में? हाँ बोल। के डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और याद होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टाइम पीरियड, आवर्तकाल। तो लंबाई पर स्प्रिंग डिपेंड कर, जो स्प्रिंग कांस्टेंट है लंबाई पर भी डिपेंड करता है। और मटेरियल अलग अलग स्प्रिंग के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग होती है। कोई स्प्रिंग लोहे की है, सोने की है, चांदी की है, तावे की है, किसकी है, के लिए अलग अलग मतलब मटेरियल के लिए इसकी वैल्यू के अलग अलग होती है। याद होगा आपको ये बात, पढ़ाया था, मैंने आपको ये समझाया था, तो याद होगा। तो प्यारे बच्चों, अब यहाँ पढ़ने वाले हैं कि किन किन बातों पर निर्भर करता है। के डिपेंड्स ऑन, पहली बात स्प्रिंग की लंबाई पर, लेंथ ऑफ स्प्रिंग, और वहां एक एक चीज को समझाया था कैसे, दैट इज, इसका मतलब है कि के जो है वो एल के इस तरह, याद है आपको? और दूसरा बेटा, दूसरा मैंने बताया था कि नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द स्प्रिंग, तो स्प्रिंग का मटेरियल है वो लोहे की है, तांबे की है, चांदी की है, सोने की है, किसकी बनी हुई है, इस बात पर भी निर्भर करता है ना। नेचर ऑफ द मटेरियल, किसकी बनी हुई है, इस बात पर भी निर्भर करेगा। उम्मीद कर रहा हूं आप एक एक चीज को सीख पाए होंगे। बताइए, बोलिए भैया, एवरीथिंग इज क्लियर और नॉट? एवरीथिंग इज फाइन और नॉट? क्या आप मेरे इस कंसेप्ट को सीख पाए?
क्वेश्चन करेंगे, ध्यान से देख लेना, बढ़िया तरीके से, बढ़िया लेवल वाले। बताओ। क्लियर है यहां तक? चले, चलो आगे बढ़ रहे हैं बेटा, है ना। नेक्स्ट, अगली नेक्स्ट अपनी कहानी पर हम बढ़ रहे हैं। सारी की सारी बातें हमारी क्लियर होती हैं, आगे बढ़ते हैं ना। चलो, ध्यान से कंसेप्ट को देखते जाना। अगला कंसेप्ट है हमारा, ये हमारे पास स्प्रिंग है, ठीक है। एम मास का बक्सा हमने लगा दिया, तो पता है ये इसकी मीन पोजीशन है, और हमने इस स्प्रिंग को अपनी मीन पोजीशन x1 डिस्प्लेसमेंट खींचा। जब x1 डिस्प्लेसमेंट हमने खींचा, उसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी आई वो U1 आई, ठीक है। अब हमने क्या किया, ये यहां तक इसको खींच लिया, कहां तक, यहां तक। अब हमने फिर स्प्रिंग को खींचा, ध्यान से देखना, कितना खींचा, x2 खींचा, कितना, x2। पोटेंशियल एनर्जी आया इसके अंदर U। बार बार बोल रहा हूं कि हमेशा पोटेंशियल एनर्जी कहां से मापी जाएगी, तीन पोजीशन से। हमने यहां खींचा, फिर दोबारा से पोटेंशियल एनर्जी कहां से खींची जाएगी, x। एक बड़ा ही प्यारा, बहुत बेहतरीन न्यूमेरिकल आपको कराऊंगा, और उस न्यूमेरिकल से आपके कंसेप्ट में चार चांद लग जाएंगे। जितना भी कंसेप्ट आप पढ़ लेना, जब तक आप न्यूमेरिकल नहीं लगाओगे तब तक कंसेप्ट में क्लियरिटी नहीं आती। नो डाउट कंसेप्ट समझ में आ जाता है, लेकिन कंसेप्ट के अंदर जो क्लियरिटी रहती है, जो डाउट बना रहता है हमेशा, वो डाउट न्यूमेरिकल से ही सॉल्व होता है। डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी के न्यूमेरिकल बनते हैं टॉपिक, और जब वो डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी के न्यूमेरिकल हम सॉल्व करते हैं बच्चों, डाउट के अंदर डाउट अपने आप खत्म हो जाता है, मतलब उस कंसेप्ट में क्लियरिटी आ जाती है। उस कंसेप्ट की क्लियरिटी के लिए मैं पढ़ा तो आपको ये रहा हूं, लेकिन एक सवाल से और कंसेप्ट के अंदर डेप्थ आएगी, और नई नई चीजें सीखोगे स्प्रिंग के पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड। आगे बढ़ते हैं और ध्यान से देखना। मैंने कहा था कि हमेशा, दोबारा बोल रहा हूं, मैंने कहा था कि हमेशा डिस्प्ले, अच्छा, हमने जब स्प्रिंग को खींचा है तो खींचने में वर्क किया होगा, हाँ है ना, तो वर्क किया होगा ना। तो वर्क हमने किया है, वर्क निकालने का तरीका क्या है, याद है, अब याद करो, अब याद करो, पोटेंशियल एनर्जी W बराबर माइनस डेल्टा U। याद आ रहा है फॉर्मूला, यही है आपका वर्क एनर्जी थ्योरम, जहां वर्क का एनर्जी का आपस में रिलेशन रहता है। याद करो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या पढ़ाया था, और क्या बताया था मैंने आपको पोटेंशियल एनर्जी के केस में, कि वर्क बराबर क्या होता है, माइनस का डेल्टा यू। मैंने आपको क्या कहा था कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कंजर्वेटिव के लिए डिफाइन होती है, नॉन कंजर्वेटिव के लिए डिफाइन, गॉट इट और नॉट। प्यार से देखते जाना, ध्यान से बेटा। मतलब अगर अब देखो डायरेक्ट लिख रहा हूं, आकाश अब स्पीड आएगी देखना, पहले बेसिक को अपने को क्लियर करना होता है। तो वर्क अब क्या हो जाएगा, डेल्टा यू के बराबर, मैं माइनस प्लस का यूज कर रहा हूं, डेल्टा यू के बराबर। और डेल्टा यू मतलब यू फाइनल माइनस यू, या फिर मैं इसको U2 माइनस U1 लिख सकता हूँ। और U क्या है बेटा, वही पोटेंशियल एनर्जी। अभी याद करो, अभी मैंने थोड़ी देर पहले पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या बताया है, हाफ के एक्स स्क्वायर। जब स्प्रिंग को खींचते हैं या दबाते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर पॉजिटिव का। तो हाँ के ना, ये क्या बन जाएगा, हाफ के x2 का स्क्वायर माइनस हाफ के x1 का स्क्वायर। यहां से हाफ के कॉमन ले लेते हैं, अंदर x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर आ जाता है। किसी भी
स्प्रिंग के अंदर जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकल के आया, दैट इज हाफ के x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर। और जो चेंज है उस पोटेंशियल एनर्जी का, वो जो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज है वो किसके बराबर होगा? वर्क डन बाई स्प्रिंग, स्प्रिंग के द्वारा किया गया कार्य। बोलो हाँ के ना? स्प्रिंग के द्वारा किया गया कार्य। तो व्हाट इज डब्ल्यू? डब्ल्यू इज वर्क डन बाई स्प्रिंग, स्प्रिंग के द्वारा किया गया कार्य, वर्क डन बाई स्प्रिंग, स्प्रिंग के द्वारा किया गया कार्य। डेल्टा यू क्या बताया था? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन। उम्मीद कर रहा हूं आप मेरी बात समझ पाए होंगे। बोलो हाँ के ना? जल्दी से कमेंट करो भाई, बताइए फास्ट, गॉट इट और नॉट, कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं, ये बताइए। सवाल आएंगे अभी, पहले से कंसेप्ट को और बारीकी से दो तीन चीजों को और सिखाता हूं। अभी लास्ट टॉपिक है, मतलब लास्ट कंसेप्ट है पोटेंशियल एनर्जी इन द स्प्रिंग का। देखो बेटा, ध्यान से समझते जाना चीजों को, ध्यान से समझते जाना दोबारा से। फिर ये हमारे पास अगेन स्प्रिंग है, और ये रहा एक बक्सा एम मास का, हमने लगा दिया, लटका दिया इससे। अब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात, प्यारे बच्चों, हमने अभी वर्क का जो फॉर्मूला पढ़ा है वो डेल्टा यू के बराबर पढ़ा है। और डेल्टा यू क्या है? चलो बेटा, सॉरी टू डिस्टर्ब यू, अर्जेंट कॉल था, है ना। चलो
मैं चर्चाएं कर रहा था, ध्यान से देखना। ये हमारे पास कोई स्प्रिंग है और मान लेते हैं, ध्यान से देखना, हमने इस स्प्रिंग को x1 खींचा, ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना आया u1। लेकिन इस बार हमने x2 नहीं खींचा। अब बताइए जो वर्क होगा वो किसके बराबर होगा, डेल्टा यू के बराबर, हाफ के एक्स टू, हाफ के एक्स टू माइनस के एक्स वन। अब आप समझ पा रहे होंगे, इसलिए हम जो फॉर्मूला पढ़ रहे हैं वो हाफ क्या होता है, देखो सिंपल है, समझना ध्यान से। अगर मुझे इसी न्यूट्रल पोजीशन की बात करूं, इक्विलिब्रियम पोजीशन की बात करूं, तो मैं चेंज निकाल रहा था, वो x2 तो जीरो बन जाएगा ना, बचा क्या, हाफ की एक्स स्क्वायर। इसलिए हम जो पढ़ रहे हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, वास्तव में वो चेंज होता है लेकिन पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता है ना, चेंज ही होता है पोटेंशियल एनर्जी। बात पर मैं आपसे चर्चाएं कर रहा था। अब सवाल करते हैं, बढ़िया बढ़िया चीजों को देखते जाना है ना, सब बातें तो हम पहले भी कर चुके हैं। क्वेश्चन आपके सामने एक बहुत आसान सा सवाल है, क्वेश्चन को पहले ढंग से आप लोग पढ़िए, पढ़िए सवाल को बढ़िया से। पढ़िए सवाल को, क्या बोल रहा है सवाल, उसके बाद करिए, लगाइए दिमाग। आकाश, बेटा आकाश कहाँ हो, चलो। सवाल बोल रहा है कि मैंने लॉन्ग स्प्रिंग स्ट्रेच बाई 2 सेंटीमीटर, एक स्प्रिंग को 2 सेंटीमीटर खींचा जाता है और उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी है, यू आती है। और अगर स्प्रिंग को मैं 10 सेंटीमीटर खींचूं, बताइए इसके अंदर अब कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। सवाल आप समझ पाए होंगे, मतलब सीधा सीधा सवाल है। अब देखो कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ये रही हमारी स्प्रिंग, पहले स्प्रिंग को कितना खींचा है उसने, 2 सेंटीमीटर, मान लो ये रहा आपका 2 सेंटीमीटर उसने स्प्रिंग को खींचा, पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई, यू। अब उसने कहा अगर मैंने इसको 10 सेंटीमीटर और खींचा, ये रहा इसका 10 सेंटीमीटर, उसने कहा अगर मैंने इसे 10 सेंटीमीटर और खींचा, बताइए पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तो आपसे निकल, वन कितना दे दिया उसने, यू, ये निकलवा रहा है, सिंपल। प्यारे बच्चों ध्यान से कंसेप्ट को देखते जाना। हम सब जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ के एक्स स्क्वायर। ध्यान से मेरे कंसेप्ट को देखना बेटा, ध्यान से देख, कि हम सब जानते हैं हाफ और के ये दोनों तो हमारे लिए कांस्टेंट होंगे, बोलो हाँ कि ना, बिल्कुल सही बात है सर। हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी है किस पर निर्भर कर रही है, डिस्प्लेसमेंट पर, ये भी बात सही है। हमने कम खींचा, कम पोटेंशियल एनर्जी, ज्यादा खींचा तो ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, तो ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी आएगी उसके अंदर। सवाल में भी हमें पोटेंशियल एनर्जी और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन दे रखा है। यहाँ से मुझे क्या पता लग रहा है, यहाँ से बेटा मुझे पता लग रहा है कि u और x का आपस में रिलेशन क्या है, ये हम क्या कर दें, u2/u1 x2/x1 का ये होल स्क्वायर कर देते हैं। तो हमें निकालना है u1, हमें क्या दे रखा है, u को हमें निकालना है, u1 क्या दे रखा है, u, x2 कितना दे रखा है 10, x1 कितना दे रखा है 2, क्या आ गया, स्क्वायर कर दो, 2 से 5 10 5 बार, पचम 25, 25 यू, तो u2 यहाँ से हमें कितना बन जाएगा, 25 यू। कितना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, पहले का 25 गुना। ऑप्शन क्या सही होगा, ये वाला, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। पढ़ा रहा हूँ और सवाल तक तुम लोग फॉलो नहीं कर, तू भी बेटा कहानी खत्म कर दूंगा ना, पढ़ लो। तो पहले नहीं निकला है ना पेपर, इस बार भी नहीं निकलेगा, पेपर टफ आता है, पढ़ लो, ज्ञानबाजी मत दो ना। जा रहा हूँ, चीज़ों को नहीं समझ रहे सवालों को, तो मैं तुम्हें एक सच्चाई और बताता हूँ। इस टॉपिक को पढ़ाने मैंने इस टॉपिक को पढ़ाने में ऑलमोस्ट 1 घंटा लगाया है। बात होगी टॉपिक में तब क्या लगाया है, वरना इस टॉपिक को मैं सॉल्व कर सकता, खत्म करा सकता था, बारीकी से कराया। बात रही, आप नहीं समझ, पता है कब समझोगे, पेपर में बैठ
जब ये सवाल आएंगे, सवाल नहीं होंगे, तो माथा पकड़ के क्या कहोगे, काश पढ़ लेता। इसलिए मैं कह रहा हूँ वक्त बर्बाद मत करो। वक्त वक्त नहीं लगाएगा बर्बाद करने। इसमें सवाल को देखिए, बड़ा प्यारा सवाल है और अच्छा सवाल है, पढ़िए सवाल, बताओ। बताइए, पढ़िए सवाल को ढंग से पढ़िए और इस सवाल का जवाब दीजिए। बेटा आकाश जवाब दो, यही सवाल है। आपको एक सामने आपके एक चीज और लिख देता हूँ, कोस्ट गार्ड का आया हुआ सवाल है। अब सवाल को पढ़िए और अब मैं आपको टाइम देता हूँ 1 मिनट। करिए सॉल्व 1 मिनट, इस सवाल को लगाइए, दिमाग लगाइए। 1 मिनट दे रहा हूँ मेरे भाई, करिए सॉल्व। 1 मिनट से भी ज्यादा हो गई ये तो। 1 मिनट है, करिए सॉल्व। टाइम हो गया। कितने लोगों का आंसर आया है? बलवीर का आंसर है सी, 25 जूल। बलराम का सी ऑप्शन है। अमित का 15 ऑप्शन है, 15 जूल। ठीक। काजल कुमारी का ऑप्शन है बी। टाइम हो गया बेटा, है ना? चलिए सवाल को देखिए और ध्यान से देखना। इस सवाल से आपको कंसेप्ट की बारीकी समझ में आएगी। तो जो कंसेप्ट में हम नहीं पढ़ते उस ये चीज आज हम सवाल में समझेंगे और ध्यान से देखना। ठीक है? बहुत लोगों का आंसर 20, 25, 15 जूल यही है। ठीक है, कोई बात नहीं, सवाल को समझ लेते हैं। सवाल सवाल की लैंग्वेज को समझना। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सर्टेन स्प्रिंग व्हेन स्ट्रेच थ्रू 10 सेंटीमीटर इज 5 जूल। कोई दिक्कत नहीं है, जब हमने स्प्रिंग को 10 सेंटीमीटर खींचा तो उसमें जो एनर्जी स्टोर हो रही है 5 जूल हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। उसने कहा कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क, हमें वर्क निकालना है, मस्ट बी डन टू स्ट्रेच इट, इस स्प्रिंग को खींचने में हमने कितना काम किया, थ्रू एन एडिशनल डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। यहां पर एक खूबसूरत बात क्या है, यहां पर एक खूबसूरत बात है कि एक वर्ड दे रखा है एडिशनल डिस्टेंस। प्यारे बच्चों ध्यान से समझना, जब अगर सवाल में हमें लैंग्वेज दे रखी हो तो सवाल को करना उतना आसान नहीं होता है। हम अपने एकेडमिक लेवल पे 11th 12th में, आज कंपटीशन में, अगर हम लैंग्वेज, सवाल की लैंग्वेज को नहीं समझेंगे तो सवाल को ढंग से नहीं कर सकते। इस सवाल के अंदर लैंग्वेज का खेल है। अगर मैं तुम्हारे सवाल के पास सीधा लाके डेटा रख देता तो तुम आसानी से सॉल्व कर देते, लेकिन इस सवाल की लैंग्वेज की वजह से आप इस सवाल को सॉल्व नहीं कर पाए हैं। बहुत लोगों ने आंसर गलत दिया है। एडिशनल डिस्टेंस का मतलब क्या है? सवाल में हिंदी में भी दे रखा है ना, अतिरिक्त दूरी। एडिशनल का मतलब क्या है? अतिरिक्त। बेटा एडिशनल वर्ड की जगह एक वर्ड आपको और मिल सकता है सवाल में, फर्दर इट स्ट्रेच इट थ्रू एन एडिशनल डिस्टेंस, या फर्दर डिस्टेंस, इस तरीके के वर्ड मिल सकते हैं ना। इसका मतलब समझ रहे हो क्या है? समझाता हूं, ध्यान से देखते जाना बस। इसका मतलब यह है कि आपके पास ये रही स्प्रिंग, ठीक है, ध्यान से देखना।
ये रही स्प्रिंग, ठीक है, छोटी सी स्प्रिंग बना लेते हैं ना। ये रही स्प्रिंग, और इस स्प्रिंग का रहा मास m, और इस स्प्रिंग को हमने कितना खींचा, 10 सेंटीमीटर, इतना 10 सेंटीमीटर ये खींचा। 10 सेंटीमीटर खींचने में जो एनर्जी उसमें स्टोर हुई वो 5 जूल हुई बेटा। उसने कहा है कि वर्क निकालना है जब कैलकुलेट द वर्क डन दैट मस्ट बी स्ट्रेच थ्रू एडिशनल डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। ध्यान से सुनना, हमने क्या किया, इसको 10 सेंटीमीटर और खींचा। सुनना ध्यान से, हमने क्या किया, एडिशनल वर्ड का मतलब समझना क्या है। एडिशनल वर्ड का मतलब है कि हमने 10 सेंटीमीटर और खींचा, मतलब जहां तक हमने 10 सेंटीमीटर खींचा था ना, उससे आगे 10 सेंटीमीटर और हमने खींचा। एडिशनल वर्ड का मतलब ये है, एडिशनल वर्ड का मतलब या अगेन वर्ड का मतलब या फर्दर वर्ड का मतलब, आप इंग्लिश में पढ़ते होंगे फर्दर का मतलब क्या है, वही अगेन होता है, दोबारा। तो एडिशनल का मतलब, फर्दर का मतलब, अगेन का मतलब क्या है कि जहां तक आपने पहले वो जितना 10 सेंटीमीटर खींचा था उससे आगे आपने 10 सेंटीमीटर और खींचा। लेकिन प्यारे बच्चों, डिस्टेंस तो हमेशा मीन पोजीशन से मापी जाती है, माध्य स्थिति से मापी जाती है। तो आप इस बार जो x2 की वैल्यू लोगे तो x2 की वैल्यू 10 नहीं होगी, क्योंकि हमेशा डिस्टेंस कहां से मापोगे, मीन पोजीशन से। तो ये भी तो आएगी, ये कितनी थी, 10, और 10 और 10 मिला के कितना हो गया, 20। x2 इसलिए हमारा क्या बन जाएगा, 20 सेंटीमीटर बन जाएगा। क्या कहानी क्लियर हुई? और बताइए, कहानी क्लियर हुई यहां तक, बताइए। और हमें वर्क निकलवा रहा है, या बताइए क्या कहानी क्लियर हुई, कहानी जो मैं समझाना चाह रहा था इस लैंग्वेज से। अच्छा, अब हमें यहां पर पहला हमारा चैलेंज है कि हमें भी पहले पोटेंशियल एनर्जी भी तो निकालना है, वर्क तो बाद में निकालेंगे। अगर वर्क सीधा सीधा मुझे निकालना है तो वर्क के लिए मेरे पास तो फॉर्मूला है डेल्टा यू। डेल्टा यू का मतलब वही हाफ के x2 का स्क्वायर माइनस हाफ के x1 का स्क्वायर। लेकिन उसके लिए मुझे पहले पोटेंशियल एनर्जी u1 तो दे रखा है भाई। अगर हम वर्क निकालेंगे डेल्टा यू बराबर फाइनल यानी u2 माइनस u1, तो u2 तो मेरे पास है नहीं ना, तो u2 मुझे निकालना है। और उसका आसान तरीका क्या पढ़ाया है, u डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स स्क्वायर, u बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर, और हाफ और के कांस्टेंट हो जाएगा तो u एक्स पर एक्स स्क्वायर पर डिपेंड करेगा। और यहीं से हम अपॉन u1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स अपॉन x1 का होल स्क्वायर कर लेंगे। u2 प्यारे बच्चों मुझे निकालना है, और u1 की वैल्यू कितनी है बेटा, u1 की वैल्यू कितनी है, दैट इज 5 जूल। u1 की वैल्यू कितनी है, 5 जूल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x2 की वैल्यू 20 है और x1 की वैल्यू 10 है, 20/10, और हम इसका स्क्वायर करेंगे, 10 दूनी 20, 2 का स्क्वायर 4 और 4 पंजे 20, तो u2 की वैल्यू बेटा कितना आ जाएगा, 20 जूल आ जाएगा। और तुम लोग आंसर 20 जूल दे रहे थे, बहुत लोग। अरे गधो, तुमसे पोटेंशियल एनर्जी नहीं निकलवा रहा है, तुमसे वर्क निकलवा रहा है। तो वर्क कैसे निकालेंगे, u2 हमारे पास 20 आ गया और u1 हमारे पास 5 है, इसलिए आंसर होगा 15 जूल। बहुत कम बच्चे आंसर 15 जूल दे रहे थे, बहुत कम, ना के समान। उम्मीद कर रहा हूं आप इस कंसेप्ट को समझ पाए होंगे। अभी भी देखो 20 जूल, बताइए हाँ या ना, क्या कंसेप्ट क्लियर है मेरे भाई, क्या कंसेप्ट क्लियर है ये बताओ। हाँ शिवम, सही बात, बताइए क्या कंसेप्ट क्लियर है क्या चीजें समझ में आ रही हैं। तो फिजिक्स इज द पावर ऑफ कंसेप्ट। अब आप बताइए, अगर मैं स्पीड स्पीड में चलता तो क्या आप ये समझ पाते, क्या आपकी अप्रोच बन पाती, क्या आपकी अंडरस्टैंडिंग बन पाती। बेटा हमें पेपर निकालना है, आप यकीन मानिए मेरी बात का। बस एक ही दिक्कत है कि हमें वक्त नहीं मिलता है पेपर के लिए। वक्त मिल जाए ना, क्या कितना टाइम, 2 ढाई महीना मिलता है। और वहीं जेई नीट के एग्जाम के लिए हमें कितनी साल, कितना 1 साल मिलती है, ठीक है 1 साल, 12th के बाद 1 साल मिलती है। और हम एयरफोर्स के लिए मैं तो, और हमें उसी में बेस्ट देना होता है।
को हमें बेटा क्लियर करना है। अगर यही सवाल आज तुम्हारे सामने आ जाता तो क्या होता? तो हमेशा जो ये जो वर्ड है ना, इस वर्ड की खासियत को, अंडरस्टैंडिंग को समझ लेना। मैं बार बार बोल रहा हूँ ये बात, कि जो एडिशनल वर्ड है ना, इसका मतलब समझ लेना। या फिर फर्दर मिल जाए, या फिर अगेन मिल जाए लिखा हुआ, या फिर फर्दर मिल जाए। समझ गया ना इस बात का मतलब क्या है? एवरीथिंग इज क्लियर? ठीक, चलो। अरे, तो हमारा बेटा पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड जो कंसेप्ट था स्प्रिंग के लिए खत्म होता है बेहतरीन लेवल पर। अब कोई भी सवाल आप लगा लेना, कोई भी सवाल डिफेंस की तुम्हारा मन आए वहां से उठा लेना, डिफेंस की बुक हिट करोगे अपने आप तगड़े लेवल पर, हिट कर दोगे, सवाल बचेगा ही नहीं। हमें तो उतना पढ़ तो ले, सफिशिएंट नहीं, मुझसे भी ज्यादा सफिशिएंट है। चलिए, क्लास थोड़ा 3 तारीख तक डिस्टर्ब रहेगा आप लोगों का। मैं एनडीए का एक्चुअली एग्जाम है ना, इसमें से 3 के बाद तो फिर तो बेटा कुआं काटेंगे। चलो, 25 में से 25 अंकुर वर्मा। मैं पढ़ाता ही 25 में से 25 के लिए हूँ। एयरफोर्स में 25 सवाल आते हैं फिजिक्स के, पूरा पढ़ ले, 25 में से 25 ही आएंगे। और ऐसा एक बार नहीं, लाते हैं नंबर। चलिए, अब देखिए 2 सवाल मैं आपके लिए दे रहा हूं। एक सवाल ये आपको घर से करना है, और एक ये वाला सवाल भी आपको घर से करना है ना। 2 सवाल मैंने आपको सारे के सारे कंसेप्ट पर बेस करा दिए हैं, बढ़िया बढ़िया सवाल। एक सेकंड सवाल और एक चौथा सवाल पीडीएफ में मिलेगा, आप घर से इसको सॉल्व करेंगे बेटा। रुंजन, इसके लिए आप टेक्निकल टीम को प्लीज कॉल करिए, है ना। चलिए, एक सवाल आप करेंगे। अब इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और आगे हम चीजों को समझते हैं, इक्विलिब्रियम की कंडीशन को। इक्विलिब्रियम की कंडीशन को थोड़ा समझते हैं, ध्यान से देखते जाइए। चलिए, कुछ इक्विलिब्रियम की कंडीशन मुझे आपको सिखानी है, ध्यान से देखते जाइए। देखो, इक्विलिब्रियम क्या है अब आप समझ गए होंगे, मीन पोजीशन, माध्य स्थिति। चीजों को थोड़ा देखते जाओ बेटा। बेसिकली इक्विलिब्रियम 3 प्रकार के हैं, और आपके सामने है, क्या है आपके सामने है ना। देखिए, मैं तो दिख रहा है ना ये। देखो, बेसिकली इक्विलिब्रियम 3 प्रकार का है। एक है स्टेबल इक्विलिब्रियम, एक है स्टेबल इक्विलिब्रियम साम्य अवस्था, एक है अनस्टेबल, और एक है बेटा न्यूट्रल। इन तीनों में डिफरेंस क्या है? स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल में डिफरेंस क्या है? ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। आपके पास एक कोई टायर है ये, ठीक है, और इस टायर के बीच में यहां पर नीचे हमने एक बॉल रख दी है। अगर इस बॉल को मैं चाहे इधर लेके जाऊं, चाहे फिर मैं इधर लेके जाऊं, अगर इस बॉल को मैं छोड़ दूंगा ऊपर ले जाके, तो वापस ये अपनी जगह पर वहीं पर आएगी कि नहीं आएगी? वापस आएगी तो अपनी ही जगह पर। आप दुनिया के कितने भी लोगों का मोटिवेशन ले लो, कितना भी, 4 दिन बाद वहीं आओगे जहां पहले थे, जब तक अंतरात्मा से प्रतिज्ञा नहीं ले लोगे, बदलने की ठान लेगी, तब तक कुछ नहीं बदलेगा। ठीक वैसे ही आप इसको जिस जगह पर लेके जाओगे, ये वापस उसी जगह पर आ जाएगी। ऐसे इक्विलिब्रियम को स्टेबल इक्विलिब्रियम कहा जाता है। आप, ये टायर है, टायर के ऊपर बॉल रख दी, और इस बॉल में अगर मैं धक्का इधर मारूं या इधर मारूं, ये बॉल अपनी जगह पर वापस नहीं जाएगी।
ऐसे इक्विलिब्रियम को कहते हैं अनस्टेबल, वापस अपनी जगह पर ही नहीं जाएगा भैया, अनस्टेबल हो गया ये तो, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है ना। चलो तीसरा, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम को बताने से पहले थोड़ा सा दोनों में डिफरेंस और समझा देता हूं। डिफरेंस क्या है, अगर आप देखेंगे यहां पर पोटेंशियल एनर्जी और यहां पर पोटेंशियल एनर्जी किस में ज्यादा है बताइए। पोटेंशियल एनर्जी स्टेबल में ज्यादा होगी कि अनस्टेबल में? पोटेंशियल एनर्जी स्टेबल इक्विलिब्रियम में ज्यादा होगी कि अनस्टेबल में? तो आप कहेंगे सर जो ज्यादा हाइट पर है इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा, जो कम हाइट पर है उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम। तो प्यारे बच्चों सिंपल है, जो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? मिनिमम। इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मिनिमम होती है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। ठीक है, दोनों बातें क्लियर हैं? दोनों बातें क्लियर? नेक्स्ट बेटा, एक न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? देखो ये मान लो सेम कहानी, ध्यान से देखते जाना चीजों को, और यहां पर हमने एक बॉल रख दी है। अगर इस बॉल में मैं धक्का लगाऊं, बॉल मान लो यहां पहुंच गई, कहां पहुंच गई? यहां। लेकिन उसकी पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं हुआ, पोजीशन में चेंज हुआ। भाई यहां से भाई ए पोजीशन से बी पोजीशन पर पहुंच गई, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं हुआ ना भाई, जहां थी जितनी हाइट पर थी वही है ना, ऐसा तो नहीं ऊपर नीचे गई हो। कहने का मतलब यह है बेटा कि पोटेंश पोजीशन चेंज, अवस्था में परिवर्तन, पोजीशन चेंज बट पोजीशन चेंज बट पोजीशन चेंज बट पोटेंशियल एनर्जी डज नॉट चेंज। ऐसे इक्विलिब्रियम को कहा जाता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। देख लो भैया, क्लियर? कर लो बात, पढ़ोगे क्यों तुम लोग? लोग मूर्ख हो, कितना भी समझा दूं मैं तुम्हें। ये जूली यादव, ये यादव, वो यादव, पढ़ोगे नहीं तुम। स्टेबल माने साम्यावस्था, ठीक है?
न्यूट्रल माने उदासीन अवस्था, ठीक है। बस अब हम पढ़ रहे थे काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन, गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध क्या होता है। चलो, तो काइनेटिक एनर्जी का बेटा जो फॉर्मूला होता है वो हाफ एम बी स्क्वायर होता है। और बेटा अगर मैं एम का ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे डिवाइड कर दूं तो हाफ ये एम स्क्वायर बी स्क्वायर बन जाएगा, मतलब एम बी का होल स्क्वायर अपॉन एम। और हम जानते हैं पी बराबर एम बी होता है। पी बेटा क्या होता है, मोमेंटम यानी संवेग। पी क्या है, यही है तो संवेग यानी मोमेंटम, यही तो संवेग है, मोमेंटम। ये आपस में रिलेशन होता है काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का। अब बेटा ये काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम ये तो बहुत आसान है, बट इस पर बनते हैं कुछ क्वेश्चंस। इस पर क्या बनते हैं, कुछ न्यूमेरिकल बढ़िया वाले। और ये न्यूमेरिकल आज हम नहीं करेंगे, बस यही लास्ट टॉपिक है न्यूमेरिकल, उसके बाद आपका नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, बताइए बेटा। पी माने है मोमेंटम, संवेग, ठीक है। पी माने मोमेंटम, पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, ठीक है। चलो क्लियर, पी माने मोमेंटम। अब हमारा बचा न्यूमेरिकल। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी और देना चाहता हूं, वो सुन लीजिए। कल रक्षाबंधन है, तो आप सभी को एडवांस में पहले से ही मेरी तरफ से इस पावन त्योहार पर, भाई बहन का ये पावन जो रिश्ता है, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई इस त्योहार पर। हंसी खुशी बड़े अच्छे तरीके से इस त्योहार को मनाना। कल हमारी क्लासेस बंद रहेंगी, सारी क्लासेस मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री यानी डिफेंस की और भी जितने सब्जेक्ट हैं, सारी की सारी क्लासेस बेटा हमारी बंद रहेंगी, राइट। और आपको एक और सूचना मुझे देनी है, वो ध्यान से समझना। वो सूचना क्या है, सूचना बेटा ये है कि 31, 1, 2, 3, क्योंकि 31 तारीख से महामैराथन है। 31 तारीख से महामैराथन है यूट्यूब पर एनडीए वालों के लिए। और ध्यान से मेरी बात को समझना बेटा, 31 तारीख से लेके ये जो लगातार मैराथन 36, 27, 37 घंटे की लगातार लेंगे हम, मैं, प्रियांशु सर और प्रशांत सर, लगातार चलेगी है। ऑलमोस्ट 30 घंटे से ज्यादा, 36, 37 घंटे लगातार मैराथन चलेगी। तो मेरी जो क्लास है ना, अब आपकी कल से लेके 30 से लेके 3 तारीख तक बंद रहेंगी। मेरी क्लासेस 30 तारीख से लेके 3 तारीख तक बंद रहेंगी। मेरी क्लासेस 4 तारीख से स्टार्ट होंगी आप लोगों के लिए। 4 तारीख से मेरी क्लास स्टार्ट होंगी और 4 तारीख से सेम टाइम पर 5 बजे से। और बड़ी बड़ी क्लासेस होंगी मेरी, और ध्यान से आप लोग समझ लीजिए और सुन लीजिए। ये मैं अपनी क्लासेस की बात कर रहा हूं। 30 तारीख से 3 तारीख तक मेरी कोई क्लास नहीं होगी। मेरी क्लासेस 4 तारीख से चलेंगी। ये क्लासेस बड़ी क्लास 4 तारीख से बेटा बड़ी क्लासेस स्टार्ट होंगी मेरी, ठीक है बेटा। आपकी जो क्लासेस मैथ्स की नहीं हो पा रही हैं या और क्लासेस, उसके पीछे का रीजन है एनडीए।
एनडीए 3 तारीख को पेपर है और हम अपनी पूरी जान लगा रहे हैं बच्चों के लिए। ठीक वैसे जब आपका एग्जाम होगा तो उतनी ही बड़ी बड़ी मैराथन्स मैं हम सब लोग लेंगे, ठीक है। हाँ, वाईटी पर होगा और ये हमारे मेन चैनल खान ग्लोबल स्टडीज जो हमारा मेन चैनल है, खान ग्लोबल स्टडीज जो मेन चैनल है, उस पर हमारी ये महा मैराथन होगी, जहां पर बेस्ट लेवल के क्वेश्चंस वो आर द जो एग्जाम में फंसेंगे या बढ़िया बढ़िया चीजें हम लोग कवर कराएंगे बच्चों को लास्ट मोमेंट पर। मेरी जो क्लासेस हैं, ठीक है, वो नहीं होंगी 30 तारीख से लेके 3 तारीख तक, ये ध्यान रखना। मैं 4 तारीख से क्लास अब कंडक्ट करूंगा, ठीक है बेटा। 4 तारीख से मैं क्लासेस को कंडक्ट करूंगा, सेम टाइम पर 5 बजे से होगी, और 4 तारीख को ही पहली क्लास मैराथन क्लास होगी, बड़ी क्लास होगी 5 घंटे की कम से। वर्प एनर्जी के बाद मैं आपको बता दूं, बताइए खान ग्लोबल स्टडीज हिमांशु, आपको मैं बता दूं एक चीज और, आप वर्प एनर्जी के बाद मैं आपको जो चैप्टर स्टार्ट करूंगा आप लोगों के लिए, उस चैप्टर का नाम होगा कॉलेजन, संघट्ट। कॉलेजन एक ही दिन में खत्म करूंगा, कॉलेजन उस चैप्टर का नाम होगा कॉलेजन संघट्ट, सुन लो ताकि आप इन दिनों में रिवाइज कर लें, ठीक है। कॉलेजन वर्प एनर्जी ये टॉपिक खत्म करा क्योंकि न्यूमेरिकल कराने का तब, और उसके बाद क्योंकि आप रिवाइज कर लें, थोड़ा बहुत पढ़ लें, फिर बाद में मोशन पढ़ाऊंगा, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, प्रोजेक्टाइल, सर्कल, एनएलएम, ये मेरी क्लासेस चलेंगी। ये आगे का शेड्यूल बता दिया हूं आपको ताकि आप अभी से रिवाइज करना स्टार्ट कर दें, है ना। क्लियर। कॉलिजन, मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, सर्कुलर मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। बढ़िया तरीके से बेटा पढ़ाई करते रहें। 30 तारीख से लेकर अब हमारी मुलाकात सीधे 4 तारीख को होगी। क्लियर। अगेन विश यू हैप्पी रक्षाबंधन, बढ़िया तरीके से अपने इस त्योहार को मनाएं और पढ़ाई पर भी फोकस करना, क्योंकि 13 अक्टूबर को बेटा पेपर है और इससे बड़ा बंधन कोई नहीं है, ध्यान रखना। 13 अक्टूबर को पेपर है और इस पेपर को उखाड़ फेंकना है, बढ़िया तरीके से जान लगा देनी है, दम लगा देना है हम लोगों को मिलके। जिस तरीके से आप देख रहे हैं हम इंडिया में कितने बड़े बड़े सेशंस बच्चों के लिए कंटेंट दे रहे हैं, वैसे ही आप लोगों के लिए भी मैराथन सेशंस होंगे, लेकिन उससे पहले हमें सिलेबस तो कर लें, तभी तो मैराथन कारगर होगा, ठीक है बेटा। पढ़ाई करते रहें बढ़िया तरीके से। देखो बहन होना अपने आप में हर किसी को बहन नहीं मिलती, है ना, और जिनकी बहनें होती हैं बहुत सौभाग्यशाली होते हैं, ठीक है। चलो भाई, नहीं मेरी कोई सिस्टर नहीं है भाई, चलो कोई बात नहीं, हर कोई इतना भाग्य वाला नहीं होता ना, कोई बात नहीं, चलो फिर हम 4 तारीख को मिलेंगे बेटा, वहाँ हम आगे चीज़ों को कवर करेंगे, ठीक है। फैसल मलिक यार 4 तारीख के बाद 3 के बाद ही डीपीपी दूंगा मैं आपको, ठीक है, रिवाइज करते रहना है ना। चलो भाई, ठीक है, पढ़ाई करते रहें बढ़िया तरीके से। जय हिंद, ठीक है।